तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं प्रदोष गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 मई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि कल आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल पूछे थे, जिसका जवाब आज हम लेकर के आए हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आगे इसी वीडियो में आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर आप में से भी किसी का सवाल है तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के एकमात्र लौते कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने बिहार में 29 लाख राशन कार्ड को रद्द किए जाने का विरोध किया है। जहां वहीं उन्होंने बिहार सरकार को कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए गरीबों पर ख्याल रखते हुए नए राशन कार्ड 4 गुना तक बढ़ाए जाने चाहिए। जी हाँ, ये बातें किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने कही है। जी हाँ, महंगाई के बीच मुफ्त में मिलने वाली राशन पर आफत आ पड़ी है। जब बिहार में करीब 29 लाख राशन कार्ड बिहार सरकार ने रद्द कर दिया है, जिसका विरोध पर किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में गरीबों के राशन कार्ड सरेंडर करा करके उनके साथ अन्याय करने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार का तुगलकी फरमान गरीब जनता के साथ मजाक बना हुआ है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 52% लोग गरीब हैं, जिसमें सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के जिले में हर 3 में से 2 लोग गरीब हैं। ऐसे में बिहार सरकार को बिहार में 4 गुना राशन कार्ड नए बनाने की जरूरत है, ना कि उसे छीनने की जरूरत है। किशनगंज से सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा है कि पूर्णिया में 1.5 लाख और किशनगंज में 1 लाख नए राशन कार्ड बनाएं, ताकि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को उसका हक मिल सके। डॉक्टर जावेद आज़ाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस तुगलकी फरमान के विरोध हर स्तर पर करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भागलपुर वासियों से बात करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला से 13 कार्यक्रम और योजनाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय या राज्य मंत्री के अलावा सांसद, विधायक, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वाले, पंचायती राज संस्थानों के सदस्य, जिले के गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक पदाधिकारी, बैंक अधिकारी, अलग अलग नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि और अलग अलग योजनाओं से संबंधित 10-10 व्यक्ति सहित 500 लोग हिस्सा लेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि विदेशों में बिहार के अलग अलग जिलों में मजदूर काम करने के लिए हर साल जाते हैं। इनमें जो लोग रजिस्टर्ड एजेंसी के माध्यम से विदेशों में जाते हैं उनका रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। जो लोग फर्जी एजेंसी से जाते हैं उनका ब्यौरा सरकार के पास नहीं होता है। ऐसे में जब विदेशों में मजदूर फंस जाते हैं तो उन मजदूरों की जानकारी जुटाने में बिहार सरकार को काफी परेशानी होती है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने एक लेबर लाइन यानी कि कॉल सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है, जहां मजदूर अपनी शिकायतों को खुल करके बता पाएंगे और उनका निपटारा भी संबंधित विभाग के माध्यम से तुरंत होगा। ये सुविधा इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। कॉल सेंटर बिल्कुल फ्री होगा। यहाँ वैसे सभी मजदूरों की परेशानी को रिकॉर्ड किया जाएगा जो विदेश में काम कर रहे हैं। मजदूरों के लिए ये सेवा 24 घंटे काम करेगी। जी हाँ, कोरोना काल के दौरान 20 लाख लोग देश के अलग अलग राज्यों से बिहार वापस लौटकर घर आए थे। वहीं लाखों लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, जो सरकार से राहत की गुहार लगा रहे थे और उन तक राशन पहुंचाने में अधिकारियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। जब विभाग देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए भी अलग अलग टोल फ्री नंबर तैयार करेगा। इस कॉल सेंटर में बिहार के सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी मजदूरों का एक डेटाबेस भी तैयार होगा, ताकि श्रम विभाग को भी इसकी जानकारी रहे कि बिहार से कितने लोग किस राज्य में काम कर रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने बताया है कि विदेशों में काम करने के लिए जाने वाले बिहारी मजदूरों की परेशानियों को हल करने के लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर शुरू होगा। साथ ही फर्जी तरीके से विदेश में नौकरी के लिए भेजने वाले एजेंसियों पर कार्रवाई करने के लिए जिलों को दिशा निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी सरकारी योजना के तहत राशन कार्ड के जरिए राशन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। लाभार्थियों की तरफ से कई बार
कोटेदारों की तरफ से कम राशन देने की शिकायतें की जाती है। किसी भी प्रकार की घटतौली को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोटेदारों के लिए नियम बना दिया गया है। इससे पहले सरकार ने फ्री राशन की अवधि को बढ़ाकर के सितंबर तक के लिए कर दिया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को पूरा राशन उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि ई-पॉस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए राशन तौलते समय राशन की दुकानों पर पारदर्शिता बढ़ाने और घटतौली रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि ई-पॉस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और फिर 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम के नियम 7 में संशोधित किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त यानी कि 11वीं किस्त आने वाली है। अगर आपने भी इस योजना के लिए अप्लाई किया है तो फिर जान लीजिए कि 31 मई को आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। इससे रिलेटेड मेरे पास सवाल भी बहुत आते हैं और बहुत लोगों को जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त कब आएंगे। तो सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त 31 मई को आपके खाते में भेजे जाएंगे। इससे पहले आप एक बार अपना आवेदन जरूर चेक कर लें। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं किया है तो फिर जल्द करा लें, इसकी लास्ट डेट करीब है। पीएम किसान योजना के तहत आप अपनी किस्त का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। आप चाहे तो अपना नाम चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना में अपना नाम चेक करने के लिए आप pmkisan.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। यहीं से आप पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फिर पहले आपको लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हालांकि इस बात को लेकर के अक्सर लोगों में भ्रम होता है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरने की ज़रूरत होगी। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं बल्कि ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। हालांकि इसमें भी यदि फेल कर गए तो फिर मानो समय और पैसा दोनों बर्बाद। इसके बाद आपको फिर से तैयारी करके पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए दोबारा टेस्ट देना होगा। वही अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, जिसकी वैधता सिर्फ 6 महीने की होगी। लर्निंग लाइसेंस को लेकर के अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि ये जारी होने के बाद गाड़ी चलाते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि लर्निंग लाइसेंस जारी हो जाने का अर्थ ये होता है कि परिवहन विभाग आपको इस लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना सीखने के लिए योग्य मानता है। वहीं इसके बाद जब परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर लेते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना होता है। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो न केवल फीस जब्त होती है बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है। टेस्ट में 10 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 6 सवालों का सही जवाब देना अनिवार्य है। 6 सवालों के सही जवाब देने के बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के योग्य हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बेटियों को बहला फुसला करके प्रलोभन देकर के या फिर छल से हरियाणा के कुंवारे मर्दों के लिए तस्करी करने के आरोप कई बार लगता रहा है। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें करीब 3 महीने पहले लापता हुई एक 14 साल की लड़की के हरियाणा में होने का पता चला है। बिहार के जहानाबाद जिले की एक 14 साल की लड़की 7 फरवरी को लापता हो गई थी। परिवार वालों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चला। 3 महीने के बाद अचानक से 16 मई को लड़की ने किसी तरह अपने परिवार वालों को फोन करके हरियाणा में होने की जानकारी दी और उसकी वापसी के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंग्लिश मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार लड़की ने अपने परिवार वालों को जो आपबीती बताई है वो बेहद खौफनाक और हैरान कर देने वाला है। जब कथित रूप से लड़की ने बताया है कि बिहार के जहानाबाद से उसे पटना रेलवे स्टेशन लाया गया और एक अज्ञात महिला उसे बहला फुसला करके हरियाणा ले गई। महिला ने वहां लड़की को करीब 1,70,000 रुपये में बेच दिया। लड़की को हरियाणा में 19 वर्षीय युवक से शादी के लिए बेचा गया। लड़की को हरियाणा के कैथल जिले से बरामद करने में सहयोग करने वाले संगठन का कहना है कि शादी करने वाले लड़के ने स्वीकार किया है कि उसकी अपनी शादी का पंजीयन भी कराया है। इससे ये भी पता चलता है कि लड़के के विवाह के पंजीयन के लिए उसकी आयु वयस्क दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए होंगे। लड़की का कहना है कि तस्करी का शिकार बनाने वाली महिला ने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया था। इसी नाम पर उसे बहलाया गया। जब बाद में महिला ने लड़की को कुछ खाने के लिए दिया, जिससे वे बेसुध हो गई। जब वे होश हवास में आई
तब वो हरियाणा पहुंच चुकी थी। वहां बिना उसकी मर्जी से शादी करा दी गई। दरअसल कई बार ऐसी शिकायतें सामने आई है कि बिहार से लड़कियों की तस्करी करके हरियाणा ले जाया जाता है। हरियाणा में लड़कियों की कमी के कारण वहां के पुरुषों को शादी के लिए लड़की नहीं मिलती है। ऐसे में वहां के लोग कई बार दलालों की मदद से बिहार से लड़कियों की तस्करी कराते हैं और उससे शादी करते हैं। एक प्रकार से ऐसी लड़की गुलाम की जिंदगी फिर से ताउम्र हरियाणा में रह जाती है। उनका अपने घर परिवार से कोई भी नाता नहीं रह जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों के बैंकों को निशाना बनाने वाले अपराधी एटीएम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार के सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र में चोरों ने इंडिया वन एटीएम काट करके सारे रुपए की चोरी कर ली है। जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एटीएम में कितने रुपए थे इसका भी अता पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार राजापट्टी डुमरसन में स्थित एक मकान में स्थित एटीएम को चोरों ने शुक्रवार रात निशाना बनाया। एटीएम का शटर काट करके चोर घुसे। इसके बाद गैस कटर से काट करके सारे रुपए निकाल लिए। एटीएम इंचार्ज अशोक शाह ने बताया है कि 27 में कोई एटीएम में कैश डाला गया था। हालांकि कितने रुपए उसमें थे ये अधिकारी ही बता सकते हैं। यह सूचना पर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार पुलिस और पदाधिकारियों के साथ पहुंचे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जहां लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये एटीएम को काटा गया है ये काम सातिर चोर का है। जहां उसे शायद पता होगा कि कहां और कैसे काटना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जल्द ही शिक्षकों की खाली पड़े 80,000 पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग जुलाई 2022 में भर्ती का शेड्यूल जारी करने जा रहा है। शिक्षक बहाली के 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित सूचना जुलाई के अंत तक जारी की जाएगी। जहां वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अभ्यर्थियों के 7वें चरण में बहाली के लिए धरना खत्म करने का आग्रह किया है। जहां उन्होंने कहा है कि प्राथमिक स्कूलों के अगले चरण में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। प्रयास है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक तैयारी पूरी करके बहाली के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि 11 साल की दिव्यांग सीमा को अब कूदते हुए एक पांव पर अपने स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। हादसे में अपना एक पैर गंवाने वाले सीमा अब फिर से न सिर्फ अपने दोनों पांव पर खड़ी हो गई है बल्कि दूसरे बच्चों की तरह दोनों पैरों से चलते हुए स्कूल भी जा सकेगी। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने सीमा के लिए कृत्रिम पांव लगवाए हैं। जहां इस दौरान खुद जिले के डीएम भी वहां पर मौजूद रहे। जहां उन्होंने सीमा तथा उसके परिवार के लिए कई घोषणाएं भी की है। 4 दिन पहले जमुई जिले से 11 साल की दिव्यांग बच्ची सीमा का वीडियो वायरल हुआ था जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से भी बताया गया था। जिसमें वे एक पैर से कूदते हुए पगडंडी रास्ते के बीच जाते हुए दिख रही थी, स्कूल जाते हुए दिख रही थी। जिसके बाद कई नेताओं और संगठनों के सभी लोगों ने उनकी मदद करने का भरोसा दिया था। इसी क्रम में बुधवार को पहले सीमा को ट्राई साइकिल दिया गया था। बुधवार को ही कृत्रिम पैर लगाने के लिए उसके पैर का माप लिया था। जब फिर शुक्रवार को कृत्रिम पैर लग गया। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह खुद सीमा के घर जाकर के सीमा को कृत्रिम पैर लगवाया। नए पैर मिलने के बाद सीमा के चेहरे पर मुस्कान बता रही थी कि वह कितनी खुश थी। जब पैर लगने के बाद उसने कुछ देर दूर कदम चल करके देखा। जहां उन्होंने कहा कि अब मुझे एक पैर पर कूद कर नहीं जाना होगा। इस दौरान जिला प्रशासन की पूरी टीम बुधवार को सीमा के घर पर मौजूद थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में लूटपाट के दौरान सीएसपी संचालक को गोली मार दी गई है। हथियारबंद अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 7 लाख रुपए लूट लिए। गंभीर स्थिति में उसे बारसोई अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां वहीं पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना कटिहार जिले के सालमारी ओपी थाना क्षेत्र की नौरंगा जयराम चौक की है। बताया जाता है कि नौरंगा मदनपुर गाँव में करण कर्मकार और अमित कर्मकार सीएसपी सेंटर चलाते हैं। जब बीते रात दोनों करीब 10 बजे सीएसपी बंद करके घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नौरंगा जयराम चौक के पास पहले से घात लगा करके बैठे हथियारबंद अपराधियों ने दोनों से रुपये से भरे बैग छीनने लगे। जब विरोध करने पर अपराधियों ने दोनों पर गोली चला दी और रुपये से भरा बैग लेकर के भाग गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने बीएसईबी 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वे कैंडिडेट्स जो बीएसईबी 12वीं की कंपार्टमेंटल या फिर स्पेशल परीक्षा की स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो वे बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का पता है biharboardonline.bihar.gov.in। ये मौका उन कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है जो अपने कंपार्टमेंटल या फिर स्पेस परीक्षा के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। बीएसईबी ने उन छात्रों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित की जो किसी विषय को पास करने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करके एक या फिर 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए थे। जबकि बिहार बोर्ड इंटर स्पेशल परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो बीएसईबी 12वीं परीक्षा 2022 के लिए उपस्थित होने में असमर्थ थे।
दोस्तों वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब का। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं अमित कुमार सिंह जी से। ये लिखते हैं कि सर मैं 2 दिनों से कमेंट कर रहा हूँ, मैं बिहार के किशनगंज से हूँ, मैं अभी तक अपने ज़मीन का सर्वे नहीं कर पाया हूँ, अब कागजात जमा नहीं हो रहा है, ज़रा बताइए अपने ज़मीन का सर्वे कैसे करें। तो अमित कुमार जी आपको बता दें कि ज़मीन सर्वे करने के लिए सर्वे टीम हर एक पंचायत में कैंप लगा रही है, उस कैंप में जाकर के आप अपना ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। अब अगला कमेंट लेते हैं विनोद सहनी जी से। ये लिखते हैं कि इंदिरा आवास में बिना घूस के पैसे नहीं मिलता है, यहाँ पर तो 20,000 रुपये घूस ले लेते हैं राजपोखर प्रखंड से। तो विनोद सहनी जी आपको बता दें कि घूस लेना देना दोनों जुर्म है, दोनों अपराध है। जो भी ऐसा करता है तो उनके खिलाफ आप शिकायत कीजिए, उनके ऊपर ज़रूर कानूनी कार्रवाई होगी, कहीं से भी इजाज़त नहीं है घूस लेने का। अब अगला कमेंट लेते हैं अभय कुमार जी से। ये लिखते हैं कि हमारी नींद खुलने के बाद आपके न्यूज़ सुनता हूँ, आदत सी बन गई है, आपसे निवेदन है कि हमारी आदत को बरकरार रखें। अरुण कुमार मुजफ्फरपुर से। तो शुक्रिया जी, आप ऐसे ही मतलब कि न्यूज़ देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला कमेंट लेते हैं राजन शाह जी से। ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री गैस के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि राजन शाह जी का कहना है कि उज्ज्वला योजना के लिए क्या करना पड़ेगा, उज्ज्वला योजना कनेक्शन लेने के लिए। तो राजन शाह जी इसके लिए आपको अपने गैस एजेंसी जो नियर में बगल में आपका जो गैस एजेंसी है उसके पास जाना होगा, अपना राशन कार्ड आधार कार्ड लेकर के जाइए, उसके बाद आप वहाँ से उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते हैं। अब अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद तकसीर जी से। ये लिखते हैं कि फिरदौस भाई बकरी पालन का पैसा लेने के लिए पहले 10,000 रुपये वार्ड सदस्य मांगता है, नीतीश कुमार जी से कहना है कि ये कहाँ तक सही है। तो ये तकसीर जी ये कहीं तक सही नहीं है, किसी हाल में भी सही नहीं है, और जो भी आपसे पैसे मांग रहा है तो उसके खिलाफ आप सबूत रखिए, सबूत रखने के बाद आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं उसके खिलाफ जा कर के। अब अगला कमेंट लेते हैं सुनील कुमार जी से। ये लिखते हैं कि सर हमारा हर महीने बिजली बिल देने के बाद बकाया बिल आए तो फिर क्या करें ऐसी स्थिति में। तो सुनील कुमार जी आपको बता दूं कि अगर आप हर महीने डेट टू डेट बिल पे कर देते हैं फिर भी आपका बकाया बिल रह जाता है, तो फिर आप पिछले जितने भी बिल जमा किए हैं उन सारे रसीद लीजिए, रसीद लेकर के आप पावर हाउस में जाइए और वहाँ पर जाकर के आप जमा कीजिए और दिखाइए कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं सत्यनारायण जी से। ये लिखते हैं कि सर मैट्रिक में जो सेकंड हुआ है उसको पैसा मिलेगा। तो सत्यनारायण जी बिल्कुल मिलेगा, सेकंड डिवीज़न वाले को 8,000 रुपये मिलता है, आपका मिलता है, आपको भी ज़रूर मिल जाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद रिजवान अली जी से। ये लिखते हैं कि सर बीएससी 2021 से 2024 वाला सीज़न का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कब से होगा। तो इसके लिए कोई अभी अपडेट नहीं आया है, जब आएगा तो बता दिया जाएगा। तो दोस्तों सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं, जो भी बच गए हैं इसी वीडियो में आगे जाकर के कवरेज किया जाएगा। आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं डेली न्यूज़ की ओर। तो बात करते हैं कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और सरकार कोशिश में है कि जल्द से जल्द भारतीय सड़कों को विदेशी सड़कों के जैसे बना दिया जाए। जहाँ इसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच रोड एक्सीडेंट भी चिंता का विषय है। जहाँ देश में आए दिन रोड एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं। शराब पीकर के गाड़ी चलाना, हाई स्पीड में गाड़ी चलाना हो या फिर रेस ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट के मामले हो, लेकिन इन मामलों के अलावा अब मोबाइल का इस्तेमाल की वजह से भी एक्सीडेंट के मामले में भी बढ़ोतरी होने लगी है। इनमें कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने से होती है, तो कुछ ऐसी होती है जो मोबाइल पर बात करते हुए पैदल चल रहे हैं फिर भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। देश में हर तीसरी मौत नेशनल हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर होती है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सड़क हादसों के सबसे ज़्यादा शिकार युवा हो रहे हैं। इस मामले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन हादसों को रोका जा सकता है, खासतौर से मोबाइल यूज़ करते हुए सड़क हादसों को। जब मोबाइल पर बात करते वक्त गाड़ी चलाते समय अटेंशन में कमी आती है और उसी से खतरा बढ़ जाता है। जरूरी है कि इसके बारे में खुद से ही ध्यान रख दिया जाए और समझदारी से गाड़ी चलाते वक्त या फिर सड़क पार करते वक्त, चलते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना किया जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग के आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 17,000 लोगों की मौत मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने की वजह से हो जाती है। यह आंकड़ा वाकई में चौंका देने वाला है। इन्हीं आंकड़ों की अगर माने तो फिर साल 2018 में 17,568 लोगों की मौत सड़क हादसे में सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। जब वहीं अगर साल 2019 की बात करें तो फिर 26% लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं। तो फिर वहीं साल 2020 में 2697 लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा 23 से
35 साल के नौजवान लोग सड़क हादसे का शिकार होते हैं। साल 2020 में इस उम्र के करीब 35,000 लोगों की मौत सड़क हादसे की वजह से हो चुकी है। कुछ केसों में ओवर स्पीडिंग भी वजह मानी जाती है। इन सब के अलावा शराब पीकर के गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप कर देना, इनमें ये एक भी वजह शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना लाई है। इस योजना में गरीब महिलाएं आवेदन करके फ्री सिलाई मशीन प्राप्त कर सकती है और घर बैठे रोजगार पा सकती है। इस योजना का लाभ वही महिलाएं उठा सकती है जो गरीब हो, यानी कि फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ अमीर लोगों को नहीं दिया जाएगा। जब फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मोदी सरकार आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। गरीब महिला घर बैठे मोदी सरकार से फ्री सिलाई मशीन लेकर के लोगों के कपड़े सिलाई कर सकते हैं और एक अच्छा आमदनी का जरिया बना सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे ग्रामीण महिलाएं खाना बनाने, कपड़े धोने, बच्चों को संभालने, घर संभालने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करती है। इन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ देकर के मोदी सरकार आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। तो अगर आप भी फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेना चाहते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल्स से जानकारी चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर केडीबी लैब की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। उस वेबसाइट में आपको फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताया गया है। वहां जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.kdbtv.com। इस वेबसाइट में जाकर के आप फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फ्री सिलाई मशीन पा सकते हैं और सरकार के द्वारा फ्री सिलाई मशीन लेकर के एक अच्छी खासी आमदनी का जरिया बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। अभी आप जाइए केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस योजना के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर से आपको वेबसाइट बता दे रहे हैं, वेबसाइट है www.kdbtv.com। आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी वेबसाइट को शो किया जा रहा है, आप यही टाइप कीजिए और इस योजना का लाभ लीजिए। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में रोहतास के तिलोथू में शुक्रवार की रात भगदड़ मच गई। तिलोथू के तुतला भवानी देवी स्थान में तुतला भवानी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पवन सिंह के साथ अन्य सिंगर को भी बुलाया गया था। इस दौरान भीड़ के अनियंत्रित हो जाने से भोजपुरी गायक पवन सिंह को बीच में ही कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए हज यात्रा इस बार 17 जून से शुरू होगी। जब बिहार के हज यात्रियों को इस बार थोड़ी अधिक मशक्कत झेलनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हज यात्रा के लिए उनकी फ़्लाइट बिहार के बाहर के एयरपोर्ट से शुरू होगी। बिहार में हज यात्रा के लिए गया एयरपोर्ट से फ़्लाइट मिलती रही है, लेकिन इस बार बिहार के हज यात्रियों को कोलकाता जाना होगा। राज्य हज कमेटी ने हज यात्रा पर जाने वालों से खर्च की अंतिम किस्त जमा 31 मई तक जमा कराने का निर्देश दिया है। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल हक ने बताया है कि इस बार बिहार से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को कोलकाता जाना होगा, वहीं से विमान से हज यात्री रवाना होंगे। इस कारण तय समय पर हज यात्रा पर जाने वाले लोग अपने अपने खर्च से कोलकाता हज भवन पहुंचेंगे। वहां से उनकी यात्रा के पहले कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद हज के लिए रवाना किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बड़ा बयान दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा है कि आवास योजना के घुसखोरी की जांच कराई जाएगी। यदि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भभुआ प्रखंड के अखलासपुर पंचायत में ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मुखिया प्रतिनिधि रमेश चौरसिया के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। जहाँ वही मुखिया प्रतिनिधि ने भभुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी शशिकांत शर्मा पर अखलासपुर पंचायत से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। जहाँ इस मामले की जांच पड़ताल के बाद बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा है कि आवास योजना में घुसखोरी की बातें संज्ञान में आई है। इसको लेकर मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा और जांच कराऊंगा। जहां इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बताया है कि लोगों द्वारा आवास योजना में घुसखोरी के मामले की बात बताई गई है। इसको लेकर के उन्होंने खुद जिलाधिकारी से खुद बात करने की बात कही है और साथ ही जांच करवाने के लिए भी कहा है। उनका कहना है कि आवास योजना में जो भी घूस लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कई लोगों ने शिकायत की है कि उनसे आवास योजना के बदले घूस मांगी जा रही है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा है कि मेरे पूछे जाने पर कि घूस कौन लेता है उसकी जानकारी मुझे दें, तो कोई भी इस बारे में कहने को तैयार नहीं होता है। हालांकि फिर भी इस योजना के तहत जो भी बातें संज्ञान में आई है उसको लेकर के जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव भले ही छवि और सेहत के मोर्चे पर कठिन दौर से गुजर रहा हो, जब पर उनकी फैन फॉलोइंग यानी कि चाहने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। इस बात की बानगी शुक्रवार यानी कि 27 मई 2022 को तब देखने को मिली जब वे बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। दरअसल उनके कुछ कट्टर फैन बड़े ही अनोखे अंदाज में खुद को हरे रंग से पेंट करके और भैंस पर सवार होकर के राबड़ी देवी के आवास उनसे मिलने पहुंचे। इनमें से एक प्रशंसक का नाम नटवर लाल भी था। लालू यादव के फैन ने उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपना पिताजी बताया है, जबकि ये भी कहा है कि वे लोग अपने भगवान के पास आए हैं। हालांकि सुरक्षा गार्ड ने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के इस आवास पर 3 कट्टर समर्थक पहुंचे थे, जहां तीनों ने अपने और भैंस के शरीर पर हरे रंग के ऊपर सफ़ेद रंग में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की निंदा करने वाले नारे लिखे गए थे। लोग इन्हें देख करके उस समय हंसने पर और मजबूर हो गए जब एक भैंस पर सवार लालू प्रसाद यादव के फैन ने घोषणा की कि उसका नाम नटवर लाल है, जहां उसके 2 साथियों में से एक मिथिलेश पंडित ने भैंस की डोर थाम रखी थी। जहां उन्होंने आगे बताया है कि लगभग 45 किलोमीटर दूर वैशाली जिले के महुआ से आ रहे हैं। वैसे अपनी अधेड़ उम्र में ये लोग आरजेडी के 30 साल के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव, अपना पिताजी लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को दादा दादी मानते हैं। जहां लालू यादव के ये प्रशंसक अपने हाथ में लालटेन और पार्टी का झंडा लेकर के रखा था और होश में आओ सीबीआई के नारे लगा रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्कूलों में 5वीं के 83 और 8वीं के 88% विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक की पढ़ाई समझ नहीं पाते हैं। या तीसरी कक्षा में ऐसे बच्चों की संख्या 81% है। ये बातें हम नहीं बल्कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में सामने आई है। ये स्थिति सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की भी है। जहाँ प्राइवेट स्कूल की माने तो जिला मुख्यालय के स्कूल में ऐसे बच्चों की संख्या 40 से 50% तक है, जहाँ बाकी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षक की बात समझने में अधिक परेशानी होती है। आपको बता दूं कि हर 2 साल पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता है। जब पिछली बार 2017 में ये सर्वे किया गया था, कोरोना संक्रमण के कारण 4 साल के बाद ये सर्वे हुआ है। इस बारे में 45% शिक्षकों का कहना है कि उन्हें अलग अलग कामों में लगाया जाता है। 30% शिक्षकों ने कहा है कि हम ओवरलोड से परेशान हैं। 55% शिक्षकों ने कहा है कि मिड डे मील के बारे में सोचें या फिर पढ़ाई के बारे में। 65% शिक्षक औचक निरीक्षण के डर के साए में रहते हैं। 34% शिक्षक ने कहा है कि स्कूल में पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। 43 शिक्षकों के अनुसार सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने का असर विद्यार्थियों को पढ़ाने पर भी पड़ रहा है। 42% शिक्षक अपने वेतन से संतुष्ट नहीं है। जब पढ़ाई के तरीके में ज़्यादातर शिक्षकों में भाषा की परेशानी आ रही है। शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाते तो फिर बच्चों को समझ में आ जाएगा। वहीं ज़्यादातर शिक्षक अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि कक्षा लेने से पहले वे तैयारी नहीं करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भागलपुर जिले में शुक्रवार दोपहर 3 भाई गंगा में डूब गए, जब पुलिस ने ये जानकारी दी है। जब मृतकों की पहचान 22 वर्षीय राहुल कुमार, 20 वर्षीय रोहित कुमार और उनके चचेरे भाई शिवम कुमार के रूप में हुई है। तीनों अन्य रिश्तेदारों के साथ बंतेश्वर स्थान में अपने भाई की मृत्यु की रस्म अदा करने के लिए नदी के किनारे गए थे। सिर मुंडवाने के बाद वे नदी में डुबकी लगवाने गए, लेकिन गहराई का एहसास नहीं हुआ और वे डूब गए, जिससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फैलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत ऑपरेशन को प्रमुखता दी जाएगी। जहां स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी सिविल सर्जन को सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन को प्रमुखता देने को कहा है। जहां इसके लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल और जिला अस्पतालों में सिविल सर्जन को अभियान चलाने के लिए कहा गया है। जहाँ सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन में संतोषजनक वृद्धि नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है और सभी सिविल सर्जन को अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं एवं दवाओं को देखते हुए ऑपरेशन की संख्या बनाने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार में फाइलेरिया के मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है। बिहार में हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के लिए अब तक 17,000 मरीज चिन्हित किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगातार सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि SVU कर रही है। अब एक बार फिर से सरकारी अधिकारी के जरिए काली कमाई करने का बड़ा खुलासा हुआ है। निगरानी विभाग की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना में ग्रामीण विकास विभाग के डिप्टी सचिव शैलेंद्र कुमार भारती के घर छापा मारा। इस दौरान उनके घर से करोड़ों का सोना बरामद किया गया है। साथ ही आलीशान बंगला, जमीन और लग्जरी गाड़ियां मिली है। दरअसल पिछले कुछ दिन से निगरानी विभाग को ग्रामीण विकास विभाग के डिप्टी सचिव शैलेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने उनके पटना वाले निवास
आवास और दफ्तर में एक साथ छापा मारा, जहां कार्रवाई के दौरान सलड़ी से 4 गुना ज्यादा काली कमाई की चल अचल संपत्ति पकड़ाई। मामले की जांच कर रहे स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एसपी डॉक्टर जेपी मिश्रा ने बताया है कि कार्रवाई टीम को अभी तक उनके घर से जो सामान मिला है उनमें 2 करोड़ रुपए से भी अधिक की सोने के ज्वेलरी और बिस्किट है, जबकि 1,85,50,000 रुपए खर्च करके पटना में 3 फ्लैट, फुलवाड़ी शरीफ में 3 कट्ठा जमीन और बांका में 5 बीघा जमीन खरीद रखा है। जहाँ वहीं बांका में 50 लाख की संपत्ति और अलग अलग बैंकों में 27 लाख रुपए की जानकारी मिली है। फिलहाल तलाश अभी जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में निर्माण कार्य लगातार जारी है, जहां फिलहाल पटना में 3 नए प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, मीठापुर का नया फ्लाईओवर और महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन शामिल है। जहां तीनों प्रोजेक्ट जून तक चालू हो जाएगा। इससे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगी, यानी कि गाड़ियों का परिचालन स्मूथ हो सकेगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे और महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन चालू होने से उत्तर बिहार में आना जाना काफी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि इन तीनों प्रोजेक्ट में मीठापुर फ्लाईओवर बन चुका है। इसके चालू होने के साथ ही कर बिघा से गर्दनीबाग विधानसभा सचिवालय आदि इलाके में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। आपको बता दें कि फिलहाल पुनपुन लेन का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है, जिससे यहां जाने वाले लोगों को भी जाम की समस्या से राहत मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी द्वारा जेडीयू के साथ गठबंधन करने की अटकलों के बीच तेजस्वी यादव ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि गठबंधन के बारे में बातचीत सभी काल्पनिक है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सब काल्पनिक है। जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली गया था तो फिर ये मेरी पहल थी, ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। क्या इसका मतलब ये है कि मैं भाजपा के साथ गठबंधन कर रहा था? हाल ही में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के स्थान पर आयोजित इफ्तार में शामिल हुए और जातिगत जनगणना पर भी उनका रुख एक जैसा है। अपने पिता लालू प्रसाद यादव के घर पर हाल ही में सीबीआई के छापे के बारे में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है। ये पहली बार नहीं था और ये आखिरी बार भी नहीं है। सीबीआई ने रेलवे की नौकरी के लिए जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, बेटी और कई अन्य लोगों को मामले में आरोपी बनाया है। सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली और बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। घोटाला तब हुआ था जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। दोस्तों इस वक्त की खबर बिहार के सीतामढ़ी से आ रही है, जहां सीमेंट कारोबारी के घर 10 लाख रुपए की चोरी हो गई है। जानकारी के अनुसार पूरा परिवार शादी समारोह में आया हुआ था। मौका देकर के चोरों ने नगद और जेवरात समेत 10 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली है। यह सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा थाना क्षेत्र के बिशनपुर गौनाही में सीमेंट कारोबारी अनिल चौधरी के घर भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि अनिल चौधरी एक शादी समारोह में पूरे परिवार सहित गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर का दरवाजा तोड़ करके नगद, जेवरात समेत 10 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ दिन पहले सहरसा जिले के डरहार ओपी के पूर्व ओपी अध्यक्ष शशि भूषण सिंह द्वारा ओपी में पहुंची एक महिला से तेल मालिश कराने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने निलंबित कर दिया था। यह कुछ ही दिन बाद अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापना किए जाने के से मामला गरमाया गया। जहां इंटरनेट मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद डीआईजी शिवदीप लांडे ने दारोगा का स्थानांतरण सुपौल जिला बल में कर दिया है। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब का। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं अनिल यादव जी से। ये लिखते हैं कि जनता दरबार जाने के लिए ऑनलाइन कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, कैसे जाएगा, थोड़ा बताइए। तो अनिल यादव जी आपको बता दें कि आपको अगर जनता दरबार जाना है तो आपको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आप जनता दरबार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप अप्लाई कीजिए। जो भी आपका समस्या है उस समस्या को आप वहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद फिर अगर आपका अप्लाई अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको बुलावा आएगा। उसके बाद आप नीतीश कुमार से मिल सकते हैं। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं इट्स मुअज्जम से। ये लिखते हैं कि सर मैट्रिक का रुपया कब आएगा स्कॉलरशिप का? तो मुअज्जम जी अभी इसका कोई अपडेट नहीं आया है। जब अपडेट आ जाएगा तो बता दिया जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ इसका नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट किया था, तो इसी से एक का कमेंट का जवाब दे देते हैं और सभी लोग आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका जवाब मिल गया होगा। उसके बाद अगला कमेंट देते हैं, वो लिखते हैं मोहम्मद फैजान जी। ये लिखते हैं कि फिरदौस गनी जी आप हर जिला की खबर बताते हैं लेकिन मुजफ्फरपुर जिला का खबर नहीं बताते हैं। तो भैया जी ऐसा कोई बात नहीं है, मुजफ्फरपुर जिला का भी बहुत सारे खबर आता है। आप पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको मालूम चलेगा। डेली आता है लगभग मुजफ्फरपुर जिले की खबर। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद शकील अहमद जी से। लिखते हैं कि सर मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मैं गुजरात से हूँ। सर मैंने जन वितरण में 2-3 महीने पहले
ये फॉर्म भरा था राशन कार्ड के लिए, बनकर कब आएगा थोड़ा बताइएगा। तो शकील जी अगर अब तक नहीं आया है, 2-3 महीना हो गया, तो आप जाके पता कीजिए, आपका अपना स्टेटस चेक कीजिएगा, स्टेटस में क्या बता रहा है, उसमें ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसी वजह से नहीं आ रहा होगा। अब अगला कमेंट लेते हैं अब्दुल सुभान जी से। लिखते हैं कि मोहम्मद रिजवान आलम किशनगंज बिहार से है, पीएम किसान का पैसा मिलेगा सर, कब मिलेगा थोड़ा बताइएगा। तो रिजवान जी पीएम किसान योजना का पैसा 31 मई तक आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं आदिल रजा जी से। ये लिखते हैं कि सर मेरा राशन कार्ड बैन हो गया है, अब क्या होगा। तो आदिल रजा जी कुछ नहीं होगा, अब चालू नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपका नहीं लाखों लोगों का राशन कार्ड बैन हो गया है और बैन होता जा रहा है, क्योंकि जो अपात्र हैं उनका राशन कार्ड को सरकार के द्वारा बंद कर दिया जा रहा है। जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं उन्हीं को सरकार की तरफ से राशन मिलेगा। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन गरीबी रेखा में जी रहे हैं कौन नहीं सरकार की नज़र में, तो इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा गया है। आप केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और ये वेबसाइट है www.kdbtv.com। इस वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन गरीबी रेखा में जी रहे हैं कौन नहीं। तो अब अगला कमेंट लेते हैं अमरीश कुमार जी से। लिखते हैं कि सर मैं 10th पास कर चुका हूँ, मेरा साइकिल का पैसा नहीं मिला है। तो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप मैट्रिक कर चुके हैं। जो 9th में पढ़ाई करते हैं उन्हीं को साइकिल का पैसा मिलता है, तो इसी वजह से आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सवालों के जवाब का सिलसिला यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।